नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टारगेट दिशालोक में। मैं वीके शुक्ला। दोस्तों, सुपर टेट हो या कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा के दृष्टि से मौलिक अधिकार एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है वह अपने आप में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। मौलिक अधिकारों के संबंध में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने देखा था समता का अधिकार। आइए अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे चलते हैं। दूसरा मौलिक अधिकार जो हमारा दिया गया है दोस्तों, वह है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी राइट टू फ्रीडम। स्वतंत्रता का अधिकार ये कुल 19 से 22 तक, अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक जो है इसके संबंध में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, अनुच्छेद 19, ये स्वतंत्रता का अधिकार। इस स्वतंत्रता के अधिकार में कुल 9 अधिकार, माफ कीजिएगा, कुल 6 अधिकार जो है बताए गए हैं। वो कौन कौन से अधिकार है आइए देखते हैं। 19(1) का 19(1)(a) में बताया गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन एक चीज आप समझ लीजिए, अभी फिर मैं बता दे रहा हूं आपको कि ये जो मौलिक अधिकार संविधान ने आपको प्रदत्त कर रखे हैं, ये मौलिक अधिकार एब्सोल्यूट अधिकार नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है, पूर्ण नहीं है ये अधिकार, अपितु राज्य इन पर युक्त युक्त निर्बंधन या युक्त युक्त जो है उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है, जैसे वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इस अधिकार पर अनुच्छेद 19(2) में प्रतिबंध बताए गए हैं। 19(2) में इस अधिकार पर प्रतिबंध बताया गया है कि किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ठीक, दूसरा है 19(1) में शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता मीन्स किसी भी सभा को आपको करना है तो उस सभा में शांतिपूर्वक तरीके से, और निरायुध का अर्थ होता है बिना किसी आयुध, बिना किसी अस्त्र शस्त्र के आप इस का जो है वो क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, इसमें भाग ले सकते हैं। उसी तरीके से अनुच्छेद 19(3) में इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस मौलिक अधिकार पर। तीसरा दिया गया है 19(1) में संघ तथा सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता। इसमें 19(4) में प्रतिबंध दिया गया है। घ में दिया गया है संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता। अबाध संचरण की स्वतंत्रता। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिबंध 19(5) में दिया गया है। अंगा कहता है आपका संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता। चा जो है वो डिलीट कर दिया गया है, विलोपित है। हालांकि इस पर नंबरिंग आपका यही रहेगा। और फिर आता है छा, कोई वृत्ति उपजीविका
उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता, कारोबार करने की स्वतंत्रता। ठीक, तो ये जो आपका देखिए, इसमें भी 19(5) में ही प्रतिबंध इसमें बताया गया है और 19(6) में यहां पर प्रतिबंध बताया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार के मौलिक अधिकार आपके दिए गए हैं। वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मीन्स आपको पूरे देश में कहीं पर भी कुछ भी बोलने की आजादी है, लेकिन वह आजादी, वह स्वतंत्रता आपकी एब्सोल्यूट नहीं है, निरपेक्ष नहीं है। अपितु 19(2) में जो आधार बताए गए हैं, कौन से आधार हैं? देश की एकता अखंडता खतरे में ना पड़ जाए, देश की सुरक्षा खतरे में ना पड़ जाए, न्यायालय की अवमानना ना हो, जो मित्र देश हैं भारत के उनके साथ हमारे संबंध ना खराब हो। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं जो आधार दिए गए हैं जिन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, इसमें भी आप क्या है, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य और सदाचार के आधार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संगम बनाने यानी सहकारी समिति बनाने, संघ बनाने, कोई भी एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। संपूर्ण भारत में अबाध संचरण की स्वतंत्रता, अर्थात पूरे भारत में आप कहीं पर भी आइए, कहीं पर भी जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यहां पर जो प्रतिबंध बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के हितों में, अर्थात कहीं ऐसी जातियां, प्रजातियां, जनजातियां निवास कर रही हैं जिनकी बोली भाषा आपको नहीं समझ में आती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जाने से सरकार आपको रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है। फिर उसके बाद है संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता। तो यहां पर जो निवास करने की संकल्पना है यह क्या है, अस्थाई है, और बस जाना यानी स्थायी संकल्पना है। निवास करना मींस टेम्परेरी, आप कहीं पर जाइए, कमरा लीजिए और रहिए, अपना आपका पर्पस पूरा हो, वापस आप चले आइए। लेकिन बस जाने का जो इंटेंशन है दोस्तों वह क्या है, परमानेंट है। चा विलोपित है, कोई वृत्ति उपजीविका या कारोबार करने की स्वतंत्रता है, इसे भी 19(6) में प्रतिबंध लगाया गया है साधारण जनता के हितों पर। तो वृत्ति उपजीविका कारोबार करने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन इस तरह का व्यापार आप नहीं कर सकते जिससे साधारण जनता को नुकसान पहुंचे। जैसे आप ठेले पे लेकर अफीम बेचने लगी, गांजा बेचने लगी, दारू बेचने लगी, ये क्या है, इससे साधारण जनता को नुकसान पहुंचता है। अतः ये इस पर भी प्रतिबंध 19(6) में लगाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 बताता है दोष सिद्धि से संरक्षण, दोष सिद्धि से संरक्षण, अर्थात जब किसी व्यक्ति को दोषी पाया जाता है, किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है किसी अपराध के लिए, तो उसके संबंध में 3 प्रकार के संरक्षण की बात भारत का संविधान करता है। पहला बताता है 20(1) में दिया गया है कार्येतर विधियों से संरक्षण, कार्येतर विधियों से संरक्षण, अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, अर्थात काम के बाद, कार्येतर का अर्थ होता है कार्य के उपरांत। मान के चलिए जैसे एग्जांपल के तौर पर आज आपने मान लीजिए 26 जनवरी 2020 को आपने कोई अपराध किया, एग्जाम्पल के तौर पर चोरी का अपराध आपने किया। चोरी के अपराध में जिस समय आपने अपराध किया उस समय FIR दर्ज होती है, पुलिस विवेचना करती है, जेल भेज दिया जाता है और मुकदमे का ट्रायल शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग ट्रायल पूरा होते होते 2 वर्ष का समय बीत जाता है। फैसले की दिनांक आ जाती है 26 जनवरी 2022। उस 2022 में क्या हो रहा है दोस्तों, जब आपने अपराध किया था उस समय चोरी की सजा थी 5 वर्ष, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, चोरी की सजा थी 5 वर्ष। लेकिन बाद में जब इसका ट्रायल हुआ तो उस ड्यूरेशन में विधायिका ने संशोधन किया और इसकी सजा को बढ़ाकर कर दिया 8 वर्ष।
यहां कार्योत्तर विधियों से संरक्षण है आपको, अर्थात काम के वक्त बनाई गई जो विधि थी, जिस समय आपने अपराध किया था उस वक्त जो विधि थी देश की, उसी विधि के तहत आपको दंडित किया जाएगा, ना कि कार्य के बाद, नहीं अपराध के बाद की यदि कोई विधि है उस विधि से आपको दंडित नहीं किया जाएगा। क्लियर है यहां पर? तो यहां पर दोस्तों क्या होगा, जो अपराध करते समय आपको यहां पर दंड लिखा हुआ था उसी दंड से दंडित किया जाएगा। यह कहलाता है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। दूसरा है अनुच्छेद 20(2) में दोहरे दंड से संरक्षण। दोहरे दंड से संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपार्डी मीन्स दोहरे दंड से संरक्षण, यानी एक अपराध के लिए यदि किसी अभियुक्त को एक बार सजा दी जा चुकी है तो उसी अपराध के लिए उसे दोबारा पुनः दंडित नहीं किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को हत्या के लिए एक बार दोषी ठहराया जा चुका है, उसे सजा दी जा चुकी है, तो उसी अपराध के लिए पुनः उसे दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा है आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण। आत्म अभिशंसन से संरक्षण अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि किसी भी अभियुक्त को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए या साक्ष्य देने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए, और यदि सपोज करिए किसी पुलिस अधिकारी ने उसे कंपेल किया, बाध्य किया गवाही देने के लिए, और वो गवाही दे भी देता है, तो उसके द्वारा दी गई गवाही का कोई भी लीगल वेटेज नहीं होता है। यदि मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने जाकर आप यह कह देते हैं कि श्रीमान यह हमने क्या किया है, दबाव में ही हमने स्टेटमेंट दिया है, तो आपके द्वारा दिया गया स्टेटमेंट उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता। तो अनुच्छेद 20 में 3 संरक्षण की ये बात की गई। स्पष्ट है? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यहां प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या अर्थ है? मींस ये अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। तो विधि द्वारा स्थापित यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर established by law is according to the due process of law। हमारे यहां क्या है? प्रोसीजर established by law है, जो कि जापान में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है उससे काफी मिलता जुलता है। मींस किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही आप वंचित कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 21 का जो स्कोप है दोस्तों वह बहुत ही वाइड है, बहुत ही वाइडर है, बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो यहां पर प्राण की शब्द की व्याख्या और दैहिक स्वतंत्रता। तो यदि हम दैहिक स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों, तो राइट टू प्राइवेसी अर्थात एकांतता का अधिकार अब क्या है? मौलिक अधिकार बन गया है। किस केस में कहा गया है? जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी का केस है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ। भारत संघ का यह मामला है जिसमें फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि एकांतता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत दैहिक स्वतंत्रता में यह एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, यहां पर अनुच्छेद 21 हमने देखा। अब इसके बाद आता है अनुच्छेद 21 का 21 का 21 का कहता है दोस्तों शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। यह अनुच्छेद कब जोड़ा गया? पहला क्वेश्चन बनता है, यह अनुच्छेद जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा ये जोड़ा गया है। किसका? इस अनुच्छेद के तहत ये कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हैं उन सभी को शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इस मौलिक अधिकार से अब वंचित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 कहता है दोस्तों, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, निरोध से संरक्षण, ठीक, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। यहां दो शब्द आ रहे हैं दोस्तों, एक तो आ रहा है आपका गिरफ्तारी, एक आ रहा है निरोध यानी डिटेंशन। तो गिरफ्तारी कब होती है? अपराध के बाद की स्थिति होती है, अपराध के बाद, मीन्स आपने कोई अपराध कर दिया, उसके बाद जब पुलिस आपको पकड़ेगी तो वो कहलाती है गिरफ्तारी। और अपराध के पहले आपने अपराध नहीं किया है, अपराध के पहले यानी अपराध से रोकना, प्रिवेंटिव एक्शन होता है यह पुलिस का। ये पुलिस का क्या है? प्रिवेंटिव एक्शन है, अर्थात पुलिस आपको अपराध करने से रोकेगी। क्यों? ताकि आप उस अपराध को ना कर सकें। ठीक है, तो अपराध से रोकने के, अपराध को करने से रोकने की स्थिति में जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो वो कहलाती है निरोध। और गिरफ्तारी कब कहलाती है? जब आप अपराध कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद इसी में देखिए क्या क्या संरक्षण आपको दिया है। तो ये कहता है कि यदि गिरफ्तार आप किसी व्यक्ति को कर रहे हैं तो गिरफ्तार व्यक्ति को क्या क्या अधिकार है? पहला तो है गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, गिरफ्तारी के कारणों को जानने का अधिकार, अर्थात किन आधार पर आप उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कारण बताएंगे। यदि पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है तो यह पहले बताता है कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, आपके ऊपर कौन कौन से अपराध हैं। दूसरा, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, अधिवक्ता से मिलने का अधिकार, उसे अपने पसंद के एडवोकेट से, जिसे भी वो पसंद करता है, जिससे वह अपना डिफेंस करवाना चाहता है, वह अपने पसंद के अधिवक्ता से मिल सकता है। तीसरा है कि गिरफ्तारी से 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष, निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना होगा, उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन इस 24 घंटे में क्या है, यात्रा का समय निकाल दिया जाएगा। मान लीजिए उसको कहीं पर ट्रांजिट रिमांड पर लाया जा रहा है। ट्रांजिट रिमांड क्या होती है दोस्तों? यात्रा पर। मान लीजिए कोई व्यक्ति नेपाल में पकड़ा गया और उसने अपराध प्रयागराज में किया है, तो नेपाल से प्रयागराज लाने में जितना समय लगेगा वह समय उस 24 घंटे में एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना होगा। चौथा अधिकार होता है उसके निकटतम रिश्तेदार, निकटतम रिश्तेदार या घर वालों को सूचित करना होगा, रिश्तेदार या घर वालों को सूचना देना होगा। ये 4 अधिकार हैं जब किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करते हैं। ठीक, और जब किसी व्यक्ति को आप डिटेन करते हैं यानी निरुद्ध करते हैं तो उस समय निरुद्ध किए गए व्यक्ति के क्या अधिकार होते हैं? पहला अधिकार उसका भी होता है निरुद्धि के कारणों को जानने का अधिकार, निरुद्धि के कारणों
को जानने का अधिकार। दूसरा इसमें होता है कि जिस व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है उस निरुद्धि के आधार की जांच करता है एक सलाहकार बोर्ड। एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, सलाहकार बोर्ड। ये सलाहकार बोर्ड किसकी अध्यक्षता में बनता है? हाई कोर्ट के जज। हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक सलाहकार बोर्ड बनता है जो किसी व्यक्ति को यदि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज यानी निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, निरुद्ध किया गया है, तो उस निरुद्धि के आधारों की जांच सलाहकार बोर्ड करता है। और सलाहकार बोर्ड के बिना जांच किए आप अधिकतम उस व्यक्ति को 2 माह के लिए निरुद्ध कर सकते हैं, अधिकतम 2 माह के लिए। 2 माह से अधिक कब उसे निरुद्ध किया जाएगा? जब सलाहकार बोर्ड गिरफ्तारी के जो आधार सरकार बताती है, यदि उन्हें लगता है कि गिरफ्तारी निरुद्धि के आधार सही है, तभी वह व्यक्ति 2 माह से अधिक के लिए डिटेन करके रखा जा सकता है, अदरवाइज उसे 2 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 22 के तहत जब व्यक्ति को गिरफ्तार या निरुद्ध किया जाता है तब उसके क्या अधिकार होते हैं, इसके संबंध में यह अनुच्छेद बताता है। अब आते हैं हम, अगला हमारा मौलिक अधिकार है दोस्तों तीसरा, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 कहता है मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसका मतलब क्या है? मानव का दुर्व्यापार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध। तो मानव के दुर्व्यापार का अर्थ यह होता है दोस्तों कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं की जाएगी, मानव को खरीद फरोख्त नहीं किया जाएगा। जो भारत में एक बहुत पुरानी, जब हमारी जो है संस्कृति दासता की जीवन जी रही थी, उस समय दासों की खरीद फरोख्त हुआ करती थी। लोग गुलामों को खरीदा करते थे, गुलामों का बाजार हुआ करता था जहां पर गुलाम खरीदे जाते थे। ठीक, तो ये गुलामों को खरीदने और बेचने की जो प्रथा थी, उस प्रथा पे इस अनुच्छेद के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है कि किसी भी रूप में मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा, मानव का खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी और बलात् श्रम नहीं करवाया जाएगा। बलात् श्रम का अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती काम लेना या काम के एवज में उन्हें पारिश्रमिक ना देना, ये क्या कहलाता है? बलात् श्रम कहलाता है, जबरदस्ती काम कहलाता है। तो किसी भी दशा में मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जाएगा तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध भी मना किया गया है। मींस किसी व्यक्ति से जबरदस्ती आप काम नहीं ले सकते हैं। इसी तारतम्यता में मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि जो ऐसे मुलजिम होते हैं, कैदी होते हैं जो सजा याफ्ता होते हैं। सजा याफ्ता का अर्थ होता है ऐसे कैदी जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है। तो ऐसे अपराधियों को जिन्हें किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जा चुका है, उन्हें किसी भी दशा में जब वो जेल के अंदर काम करते हैं तो काम के बदले में यदि उन्हें पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है तो वह अनुच्छेद 23 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जाता है। अतः हर कैदी को अब क्या है, जो भी वो काम करते हैं उनके काम के अनुसार उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 23 यह कहता है मानव का दुर्व्यापार या बलात् श्रम। लेकिन इसी अनुच्छेद में आगे यह कहा गया है कि यदि राज्य देश सेवा या लोक सेवा के लिए आवाहन करता है और उस समय आप काम करते हैं और काम के बदले में जो है पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो वह बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी लोक सेवा और देश सेवा के लिए आवाहन किए जाने पर आप राष्ट्र की सेवा करते हैं, देश की सेवा करते हैं और आपको पारिश्रमिक नहीं मिलता है, तो वह बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। ठीक, क्लियर है अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है दोस्तों
बालकों का खतरनाक उद्योग खान तथा खदानों में नियोजन का प्रतिषेध। अर्थात ऐसे बालक जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है, 14 वर्ष से कम, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने उम्र से कम जो बालक होते हैं उनके नियोजन पे प्रतिषेध लगाया गया है। तो यहां पर ही समझ लीजिए कि 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक होते हैं, ऐसे बालकों के नियोजन पर उन्हें कहां नहीं लगाया जाएगा, किसी खतरनाक उद्योग में नहीं लगाया जाएगा, उन्हें किसी खान में नहीं लगाया जाएगा, किसी खदान में नहीं लगाया जाएगा, या किसी अन्य प्रकार का कोई कार्य जो है उनसे नहीं लिया जाएगा। ये क्या बताती है हमारी, ये चीजें बताती है अनुच्छेद हमारी 24। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 19 से लेकर 24 तक, जो हमारा डिटेल में हमने समझा कि स्वतंत्रता का अधिकार क्या है और शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है।